बसिया घायल है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से रवीश घायल है। पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। 11 जुलाई को बंटी का शव मिला था। बाढ़ के अतमलगोला में शव मिला था। पटना स्टेशन के पास से अगवा हुआ था। तो बड़ी खबर, जहां बंटी यादव हत्याकांड में एनकाउंटर हुआ है। मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया घायल हुआ है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से रवीश घायल है। पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। 11 जुलाई को बंटी का शव मिला था। बाढ़ के अतमलगोला में शव मिला था। पटना स्टेशन के पास से अगवा किया गया था। तो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये वही जगह है जहां पर रवीश को गोली मारी गई है। रवीश के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि पुलिस के गाड़ी के बोनट पर भी गोली लगी थी। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और पीएमसीएच में फिलहाल अभी रवीश इलाजरत है, जो बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी उर्फ ये बसिया भी कहा जाता है। और इसी मामले में एनकाउंटर किया गया है और पुलिस ने बताया है कि सूचना मिली थी कि ये इस इलाके में है और पुलिस ने दबिश दी। बंटी अपहरण और हत्या मामले का मुख्य आरोपी रवीश बसिया आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। एनकाउंटर के कुछ ही देर बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रवीश वैशाली जिले से नाव के सहारे पटना पैसा लेने आया था। पैसा लेकर वो नेपाल भागने की फिराक में था। इस बीच पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते रवीश और बसिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और रवीश के पैर में गोली लगी। एसएसपी के मुताबिक बंटी और रवीश शराब के काले कारोबार में शामिल थे। इस दौरान रवीश गिरफ्तार हो गया और फिर रवीश और बंटी के बीच कहासुनी हो गई। कुछ दिन पहले ही रवीश जेल से छूटकर बाहर आया था। जेल से आते ही बंटी की हत्या की पटकथा लिखी गई और उसे पटना जंक्शन के पास सबसे पहले अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर डाली। आरोपी जो है रवीश उर्फ बसिया जो है वो पुलिस इनकाउंटर में घायल हुआ है। पीएमसीएच में इलाजरत है। यहाँ एसएसपी पहुंचे हैं। सर क्या कैसे हुआ पूरी घटना? कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी, उसमें डेड बॉडी मिला था। उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहां गिर गए। उस पर अभी तक 5 से ज्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? एक गोली लगी है। हाँ, ये हाल में जेल से आया था। कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग आपस में जो उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई थी। जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं ट्रेस। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीजें बातें आई हैं। जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताया जाएगा। अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे।
इस पे भी काम चल रहा है। सर जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी क्या चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। देखिए ये पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय के शर्मा, इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि रवीश जो है वो बीती रात यहां पहुंचा और पैसा लेकर के वो यहां से नेपाल भागने के फिराक में था। इसी से पहले जो है पुलिस को जो है ये इनपुट मिल गई और पुलिस समय रहते जो है रवीश को गिरफ्तार करने के लिए जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। रवीश ने पुलिस पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी जो है वो फायरिंग करना पड़ा, जिस दौरान रवीश के दाहिने पैर में गोली लगा है। फिलहाल पीएमसीएच में इलाजरत है और एसएसपी का कहना यह भी है कि उससे पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ के बाद ये पता लगाने की पुलिस कोशिश करेगी कि और कितने मामले उस पर दर्ज हैं और मोडस जो है वो पूरे तौर पे क्या रहा बंटी के हत्या के पीछे का। लेकिन एक बात तो साफ कर दिया इन्होंने कि बंटी और रवीश के बीच जो है वो शराब का कारोबार जो है वो चल रहा था और उसी में विवाद गहराया और इसके बाद बंटी की हत्या रवीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी। जिस फिरोसी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, ये पटना के एसएसपी ने कहा है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने भूसे के ढेर के अंदर छिपा कर रखी गई शराब को बरामद किया है। पुलिस ने एक घर से छिपा कर रखी गई 127 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं कार्रवाई के भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेनीबाद थाना के मोतनाजे गांव में पप्पू राय के भूसकार में शराब मिलने की सूचना मिली। सूचना के उपरांत टीम गठित कर जब मोतनाजे गांव में छापेमारी की गई तो उसके भूसकार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। बेतिया में नदी की तेज बहाव के बीच एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर नदी पार करता दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती रामनगर के दोन इलाके से आई यह तस्वीर सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि एक पिता के त्याग, बेटे की शिक्षा के प्रति उसके समर्पण की कहानी है। तेज बहाव वाली नदी, कंधे पर बैठा बेटा और हर कदम पर मौत का खतरा, लेकिन बेटे की पढ़ाई न छूटे इसलिए पिता ने बेटे को नदी पार करा दी। यह तस्वीर भावुक भी करती है और व्यवस्था से कई सवाल भी पूछती है। बरसात शुरू होते ही रामनगर का दुर्गम दोन क्षेत्र एक बार फिर मुख्य धारा से कटने लगा है। वीडियो में ढोकनी दोन गांव निवासी देवराज महतो अपने बेटे शुभम कुमार को कंधे पर बैठाकर उफनती नदी पार कराते दिखाई दे रहे हैं। नदी का बहाव इतना तेज है कि छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई न रुके इसलिए पिता ने खतरा मोल लेना बेहतर समझा। सवाल यही कि आखिर कब तक दोन के लोग हर बरसात में अपनी जान हथेली पर रखकर नदियां पार करेंगे और कब विकास योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर उतरेंगी। सीधे रात तो करे अनुसार सुनाई जाए तो बेगूसराय के तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र में गंगा नदी में करोड़ों रुपए की लागत से कटाव रोधी कार्य चल रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों ने कटाव रोधी कार्य में भारी लूट का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कटाव रोधी कार्य में भारी अनियमितता और लूट देखने को मिल रही है। जियो बैग में बालू बदले मिट्टी भरकर दिया जा रहा है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर वरीय पदाधिकारी मामले में संज्ञान नहीं लेते हैं तो आंदोलन किया जाएगा। 1000 बोरा नहीं होगा, 9.5 करोड़ कहां से खर्च होगा? इसमें 90,000 बोरा लगता है, नहीं पड़ा होगा। और जैसे देख रहे हैं अभी कटाव, अभी पानी बढ़ ही रहा है, बस यही इसका यही लेयर है। ऐसे ही बना दिए हैं, खाना पूर्ति कर दिए हैं, चले गए ठेकेदार साहब। कटाव की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मोधरापुर को लूट का अड्डा बना दिया गया है। पूरे ग्रामीण हम लोगों के द्वारा मतलब पूरा चिल्ला के पिछले साल आप तो थे ही, कई साल से कहा जा रहा है कि बाढ़ निरोधी कार्य किया जाए, कभी आग लग जाता है उसमें, मतलब मोधरापुर पूरे लूट का अड्डा बना हुआ है। गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, बालू की जगह मिट्टी भरा जा रहा है। स्पॉट पर तराजू तौल के माफी बोरिया नहीं है और बोरिया और जाल का जो गुणवत्ता अच्छी नहीं है।
हमको लगता है इस काम में जांच होना चाहिए और बहुत बड़ा घोटाला आएगा। दानापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। मनेर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और प्रशासन ने अभियान जारी रखा। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर कल करीब 2.5 घंटे तक अहम बैठक हुई। बैठक में बीएल संतोष, नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुताबिक बैठक में संगठन विस्तार, चुनावी राज्यों में प्रचार की रणनीति और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो पीएम आवास पर बैठक हुई, अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार, चुनावी राज्यों में प्रचार की रणनीति क्या रहेगी, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की अहम बैठक है। कल एनडीए की फ्लोर लीडरों की बैठक होनी है। राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो मॉनसून सत्र शुरू होना है और इससे पहले एनडीए की बैठक होगी और एनडीए के जो फ्लोर लीडर हैं उनकी ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार खनिज नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। दोपहिया वाहनों पर टैक्स में 1% बढ़ोतरी की गई है। हाजीपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर सीवरेज परियोजना को मंजूरी मिली है। पुनौरा धाम मंदिर न्यास को 50.895 एकड़ भूमि निःशुल्क। ग्राम पंचायतों को कर निर्धारण के लिए नए नियम। भागलपुर एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रखा जाएगा। भागलपुर और मुंगेर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिली है। मुंडेश्वरी मंदिर धर्मशाला संचालन को न्याय समिति अधिकृत किया गया है। जेलों में तैनात भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। पंचायत क्षेत्रों के परिसीमन का निर्णय हुआ है। एसटीएफ के सेवानिवृत्त एएसपी रमाकांत प्रसाद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है। तो 3 जिले में सीवरेज परियोजना को मंजूरी मिली है। पटना से यह बड़ी खबर, जहां पर ये सम्राट कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे जिस पर मुहर लगी है। इसके साथ साथ पुनौरा धाम मंदिर न्यास भूमि निःशुल्क रखा गया है। एजेंडा था जिसमें राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित पूर्व सैनिक जो कक्षपाल के रूप में नियोजित थे, उनका मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा सैप जवानों के साथ साम्यता रखते हुए, एक्स आर्मी मैन वो भी हैं। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। खबर आरा से है, जहां बिहार पुलिस का अधिकारी बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि वह अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी पीछे से 2 व्यक्ति बाइक सवार उनके पास आए और उनकी गाड़ी को रोककर उनसे हेलमेट नहीं पहनने को लेकर बातचीत की और खुद को बिहार पुलिस का अधिकारी बताने लगे। इसी बीच आरोपी छिनतई की घटनाओं को लेकर बात करने और पीड़ित के गले में सोने की चेन और अंगूठी लेकर एक कागज में रखकर पीड़ित को दे दिया। बाद में जब पीड़ित ने कागज खोलकर देखा तो उसमें सोने का चैन और अंगूठी के जगह पर एक पत्थर मिला। घटना के बाद पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। था वो हाथ में कागज लिए हुए था, वो कागज पे चैन रखवा के कागज में मोड़ के उसके पॉकेट में डाल दिया। इतना देर में हम अपना चैन और अंगूठी खोल के अपने पॉकेट में रख चुके थे। तब वो बोला हमको कि आपका, तो हम बोले पॉकेट में रख लिए हैं। तो नहीं यहाँ रखिए। पता नहीं हमको क्या हुआ, हम चैन निकाल के उसके हाथ के कागज पर रख दिए, इसी कागज पे रख दिए, रखे वो मोड़ के हमारे पॉकेट में डाल दिया। उसके बाद हमसे बोला कि ठीक है चाचा, लो फॉलो करिएगा, जाइए। हम पुलिस लाइन के गेट के पास आए तो हम सोचे कि खोल के निकाल के पहन लेते हैं, तो खोले तो ये पत्थर उसमें था।
मधुबनी से बड़ी खबर, जहां शातिर दंपति की गिरफ्तारी हुई है। करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है। समूह लोन के नाम पर झांसा देता था। कई राज्यों में 91 केस दर्ज थे। 5 से ज्यादा राज्यों में नेटवर्क था। करीब 2.5 से 3 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो मधुबनी से ये बड़ी खबर, जहां शातिर दंपति गिरफ्तार किए गए हैं। समूह लोन के नाम पर ये झांसा देते थे। करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है। समूह लोन के नाम पर झांसा दिया जाता था। कई राज्यों में 91 केस दर्ज थे। 5 से ज्यादा राज्यों में नेटवर्क था। करीब 2.5 से 3 करोड़ की संपत्ति का खुलासा इनको लेकर के हुआ है, जिनको लेकर के जांच जारी है। तो शातिर दंपति की गिरफ्तारी हुई है। नगर थाना मधुबनी जयनगर की ये पूरी वारदात सामने आई है, जहां करोड़ों की साइबर ठगी होती थी और अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें कई राज्यों के लोग शामिल थे। समूह लोन के नाम पर झांसा दिया जाता था और समूह लोन के नाम पर झांसा देकर के इस पैसे की ठगी होती थी। खुलवाया था समूह सहायता के नाम पे, कुछ हिस्सा उसमें से उन लोग को दे देते थे। बाकी पैसे को ये दिल्ली में, बॉम्बे में इन्वेस्ट करता था, गैम्बलिंग करता था, जुआ में भी पैसा इसने लगाया है, जमीनों में पैसा लगाया है और पुलिस पैसा पता चला है कि कई जगह इसका पैसा डूब भी गया है, अच्छे खासे कर्जे में भी है ये। लेकिन इसके अलावा ये लोग एक काम और करते थे कि पूरे देश में जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास करंट अकाउंट है, उनको ये फ़ोन करके कहते थे कि आपके हम 10 लाख को 20 लाख कर देंगे 3 महीने के अंदर। इस टाइप का झांसा देते थे और इस टाइप से करके इन लोगों ने करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया पूरे देश में लोगों का मंगाया। राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, क्या पूरा मामला सामने आया है साइबर ठगी का? जी, मैं आपको बता दूं कि मधुबनी के जो एसपी है योगेंद्र कुमार, उनके द्वारा इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया और तकरीबन 24 घंटे के भीतर ही जो ठग दंपति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके अनुसार इनके पास तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और मात्र 6 महीना के भीतर इनके द्वारा इस संपत्ति को अर्जित किया गया है। और कई राज्यों में इसके नेटवर्क इनके जुड़े हुए थे और मुख्य नेटवर्क जो है असम से जुड़े हुए थे, जहां के निर्देश के आलोक में ये लगातार ठगी का काम करते थे। समूह लोन के नाम पर जो ग्रामीण भोली भाली महिला है उनके बैंक अकाउंट से भी पैसे का निकासी कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, डबल करने के नाम पर भी ठगी करने का लगातार कारोबार किया जा रहा था। तो जो मधुबनी पुलिस है लगातार इस मामले में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसके तार कौन कौन लोग से जुड़े हुए हैं उनके भी नाम कुछ जांच के बाद सामने आएंगे। और जो मधुबनी के एसपी है उनका दावा है कि 1 सप्ताह के भीतर विभिन्न राज्यों में इस मामले को लेकर छापेमारी की जाएगी और कई सफेद पोश जो लोग हैं इस नेटवर्क में शामिल उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। आरा के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच जारी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जांच चल रही है। न्यायिक जांच आयोग के सामने लगातार तीसरे दिन जवनिया गांव के 2 चश्मदीद ने अपना बयान दर्ज कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 17 जून को सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। पुलिसकर्मियों ने सभी लोगों को वहां से भगा दिया। उसके बाद भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गवाही में ग्रामीणों ने कहा कि भरत तिवारी समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे। दोनों ने जांच आयोग से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। एगो गोड़ में 2 गोली, एगो गोड़ में 1 गोली, कान्हा पर हाथ ध के ले गइलो मोड़ पर आ मार दिहलो। आ गाड़ी में फसोर के आ घिच के चढ़ा दिहलो। तब अपन खिड़की में ऐसे हाथ हिलैनी। हाथ हिलैले के बाद अपन उन्हें लेके गइलो तो 5 गो गोली मरले वालो। अब कहाँ 2 गो मरले वालो, बिहान भेले मोबाइल में देखनी जा कि 5 गो गोली मरले वालो। अपना आंखें देखले रही? 3 गो हम अपन आंखें देखले बानी। हाँ, डिस्टार्ट चले जाके गाड़ी में डाल देला डिक्की में, वो एथी में बोलेरो में। आंखें दौड़ा? हाँ, आते चुकी बच्चा छोड़ के जाई पलानिया में से ते देखम ना, हम फार के टाटी देखुनी सब देखम में तन बयान आज दे देनी। आ प्रशासन के और डीएसपी साहब के मांगत रहनी। हमनी खातिर गढ़ा में रहनी जा। अब ये तो एका लाठी में गोड़ में गड़ी गोल बटिए पाक गोल बचल नहीं क्यों होते के देखे आवता। पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। आज से 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस शुरू हो गई है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। एआई आधारित पढ़ाई और स्मार्ट डिजिटल कंटेंट मिलेगा। जेईई, नीट और सीयूईटी की मुक्त तैयारी होगी।
जुलाई अंत तक पटना के 422 स्कूलों तक विस्तार होगा। 10 मॉडल स्कूलों में मुफ्त जेईई नीट कोचिंग शुरू की जाएगी। योजना का विस्तार 146 मॉडल स्कूलों तक होगा। बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र हाईटेक होगा। शास्त्री नगर हॉकी सेंटर में एस्ट्रोटर्फ की पहल होगी। सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां मुफ्त जेईई नीट की कोचिंग शुरू होगी। 10 मॉडल स्कूलों में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में सम्राट चौधरी की तरफ से 146 मॉडल स्कूलों तक विस्तार किया जाएगा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार की नदियां उफान पर है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती रौद्र रूप में है। इस दौरान शिवहर जिला प्रशासन संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंध की सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं संभावित बाढ़ को लेकर एनडीआरएफ की टीम को जगह जगह तैनात कर दिया गया है। मौजूदा समय जिस तरह से बागमती रिवर का लेवल बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से हमें आदेश मिला था कि एक बार आप एरिया की रेकी करें, और उसी क्रम में हमारी टीम यहाँ रेकी के लिए आई है। और जो भी सिचुएशन होगा वो हमारी टीम उसके लिए तैयार है निपटने के लिए, और हमारे साथ साथ जिला प्रशासन के लोग भी हैं। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी टीम हमेशा इसके लिए तैयार है। शिवहर जिला प्रशासन बाढ़ की संभावना को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि शिवहर जिले से गुजरने वाली जो बागमती नदी है वो पूरी तरीके से उफान पर है और बाढ़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिवहर की डीएम प्रतिभा रानी लगातार जल संसाधन विभाग को निर्देश जारी कर रही है और बाढ़ को लेकर जो तटबंध है उसकी सुरक्षा को लेकर कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं बाढ़ की संभावना को लेकर जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और लगातार कई क्षेत्रों का एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बाढ़ को लेकर एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी गंभीर परिस्थिति से निपटा जा सकता है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं शिवहर जिले में बागमती नदी पूरे उफान पर है और बाढ़ की संभावना को लेकर शिवहर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। राकेश रंजन, न्यूज 18, शिवहर। गोपालगंज में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। सुबह से तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों के बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने और वज्रपात के दौरान खेतों में नहीं जाने की अपील की है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। सुबह से तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों के बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।